नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर भारत चीन समझौते को लेकर है, जहां पेट्रोलिंग की शर्तें तय होने के बाद दोनों सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र में मची राजनीतिक उठापटक को लेकर है, जहां जीशान सिद्दीकी एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। तीसरी बड़ी खबर बुदनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने लाव लश्कर के साथ नामांकन दर्ज कराया। और चौथी बड़ी खबर सामूहिक दुष्कर्म पर पीसी शर्मा और जीतू पटवारी के बयान को लेकर है, जहां उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। भारत और चीन के बीच 4 दिन पहले हुए समझौते के बाद शुक्रवार को दोनों सेनाओं की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने स्थायी टेंट और शेड हटाना शुरू कर दिए हैं। गाड़ियों और मिलिट्री उपकरण भी पीछे लाए जा रहे हैं। समझौते के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख के देपसांग और डेमचोक इलाकों में पेट्रोलिंग कर सकेंगी, लेकिन पेट्रोलिंग को लेकर अलग अलग दिन पेट्रोलिंग और एक दूसरे को सूचित करने की शर्तें तय की गई हैं। हालांकि डेमचोक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में गश्त को लेकर कुछ भी अभी तय नहीं हुआ है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, चीन और भारत की सीमाओं ने बड़े 2020 के बाद बड़े संघर्ष के बाद अब हटना दोनों सेनाओं ने शुरू कर दिया है सीमा से। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? ये एक काफी बड़ा अचीवमेंट है और एक ऐतिहासिक फैसला है। आप देख रहे थे जिस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला था, और ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कोर कमांडरों ने जो उनके बीच में चीन के कोर कमांडर और भारत के कोर कमांडर के बीच में जो ये फैसला हुआ है वो काफी अच्छा है, ऐतिहासिक है। और ब्रिक्स सम्मेलन को अगर इसको मिला के देखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरीके के आर्थिक फैसलों पे होना था, जिसमें ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया मुख्य भूमिका अदा करते हैं, उनके बीच जो गतिरोध किसी भी प्रकार का अगर सीमा में रहता है तो उसको दूर करने के लिए विशेषकर भारत ने भी पहले ही सूचित कर दिया था कि जब तक सीमा पे अगर किस प्रकार का विरोध बना रहेगा तो ब्रिक्स सम्मेलन में जो तमाम बातें सामने उभर के आने हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवरोध पैदा होगा। लेकिन जिस तरीके से देखा है कि चाइना ने अपने को बैकफुट पे लिया है, और वहां पे भी सोशल मीडिया पे चाइना में इस तरीके की बातें आ रही हैं कि सी जो है उन्होंने अपने हाथ पीछे खड़े कर लिए हैं और सेना भी जो है वो बाहर की ओर जा रही है। क्योंकि आपने देखा था कि 4 साल से जिस तरीके से सेना खड़ी हुई थी और उनको ऑक्सीजन का सामना करना पड़ रहा था, वहीं भारतीय जवान जो है वॉलीबॉल खेल रहे थे, वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने टेंट के अंदर रहते थे। तो इस प्रकार का विरोध हमको लग रहा है कि चीन ने केवल किसी दबाव में नहीं, अपने ही दबाव में आके वापस लिया है, जहां पे उसको अपनी सेना को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये तो ठीक है, लेकिन आलोक जी, जिस प्रकार से अमेरिका की भी कई जो मीटिंग हैं वह चाइना के खिलाफ देखी जा सकती हैं, और भारत के खिलाफ भी कई तरह की जो अमेरिका के या तो प्रवक्ता हैं या नेता जाकर अलग अलग देशों के नेताओं से मिलते हैं। ऐसे में क्या अमेरिका को बैलेंस करने के लिए इस तरह भारत और चाइना साथ में आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अमेरिका हमेशा चीन के बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश करता है। क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिस तरीके से चीन को विश्व की फैक्ट्री कहा जाता है, और जिस तरीके का उसका जो फैक्ट्री है, जो उसके उत्पाद है, वो अमेरिका समेत जो है यूरोप में काफी जो है प्रतिद्वंदी का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्ट को दिक्कत हो रही थी, वो एक अलग समस्या है। और दूसरी आपने देखा कि चीन की जो मिलिट्री पावर है, जिस तरीके से वो बढ़ रही है, उसको कर्टेल करने के लिए अमेरिका जो है आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चीन ने कहा है कि 2027 में हम जो है ताइवान पर अटैक करेंगे, और अमेरिका का ताइवान के साथ पैक्ट है कि अगर चीन अटैक करेगा तो वो उसको पूरा समर्थन देगा, उसके पक्ष में खड़ा रहेगा, हथियार उठाएगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा चलता रहता है अमेरिका और चीन के बीच में। लेकिन जिस तरीके का विशेष रूप से देखा जाए, डायरेक्टली देखा जाए, तो भारत और चीन के बीच में जो लद्दाख में विशेषकर जो आपने पॉइंट्स देखे थे
0 पॉइंट से लेकर 10 पॉइंट के बीच में जिस प्रकार का तनाव आया था, और आपने देखा था गलवान घाटी में जो घटना हुई थी 2020 जून में, या आप यहाँ तवांग वैली की घटना देख सकते हैं या आप डेडलॉक भी देख सकते हैं। लेकिन वो उन सब चीजों से ऊपर उभर के इस तरीके के जो फैसले हो रहे हैं, चीन अपने हितों में ले रहा है और भारत के हित अपने साधे जा रहे हैं। ठीक है। आलोक जी, इस मामले में अगर हम अपने देश में ही राजनीति की बात करें तो कांग्रेस ने इसे बताया है कि आखिरकार भाजपा ने या भाजपा शासित जो सरकार है उसने जो क्षेत्र था भारत का वह आखिरकार चीन को सौंप दिया है। उनके ओर से लेटर हेड पर एक लेटर भी निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जहां तक क्षेत्र का सवाल है, वो भारत के सेना अध्यक्ष ने कह रखा था कि कोई जमीन नहीं ली गई है। वो बात भी सही है। अगर आप देखें, नो मैन लैंड होती है, वहां पे भी पहले भी जो है सेनाएं जो हैं वहां पे अपना जो है परेड करती रहती हैं और पेट्रोलिंग करती रहती हैं। तो पेट्रोलिंग जो है किसी की सीमाओं के अंदर नहीं होता है, नो मैन लैंड्स के अंदर होता है। तो नो मैन लैंड्स को आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी चाइना की है या ये भारत की है। तो ऐसे में अगर वहां पे कोई किसी प्रकार का गतिरोध आता है, उन्होंने भी अपने कैंप लगा लिए थे, भारत ने भी अपने कैंप लगा लिए थे, तो इस तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत ने चीन पे कब्जा कर लिया या चीन ने भारत पे कब्जा कर लिया। कब्जा तो चीन ने 1962 की लड़ाई में किया था, जो आपने देखा अक्साई चीन चला गया, उसके विषय में भी आज तक कोई बात नहीं होती है। विशेषकर कांग्रेस को उस विषय पे भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, अक्साई चीन के मामले पर भी कांग्रेस को बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है, जहां स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जीशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली है, जिसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए जीशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। वहीं एनसीपी में शामिल होने के बाद जीशान ने बांद्रा पूर्व से फिर जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रा पूर्व जिता के दिखाएंगे। तो खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है, जहां स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर अब एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जीशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली है, जहां जिसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए जीशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। वहीं एनसीपी में शामिल होने के बाद जीशान ने बांद्रा पूर्व से फिर जीतने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है, जहां स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी अब एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जीशान ने औपचारिक सदस्यता ली है, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शामिल हुए।
जिसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए बांद्रा पूर्व से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। एएल जी, जिस कांग्रेस से वह जीशान सिद्दीकी विधायक बने, उसी कांग्रेस का आज उन्होंने हाथ छोड़ दिया है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसा जब प्रतीत होता है, दिखने में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है और वह अपनी जो पार्टी कार्यकर्ता है, जो उनसे पूर्व में जुड़े हुए लोग हैं, उनको वह संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और या उनके वह काम या कार्य, सामाजिक जो कार्य है वह नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का दामन छोड़कर दूसरे नेता जो है वह दूसरे पाले में जा रहे हैं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक हैं, आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और जिस प्रकार से नामांकन दाखिल हो रहे हैं, इसको लेकर के भी वहां पे लगातार नेता एक दूसरी पार्टी के संपर्क में है। उसी की तारतम्य में जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है, तो निश्चित तौर पर उनको वहां पर कुछ आश्वासन मिला होगा उनके काम का, उसके आधार पर उन्होंने ये कदम उठाया है। एएल जी, क्या इसका एक और कारण पार्टी छोड़ने का यह भी हो सकता है कि जो एक कारण इन्होंने, जीशान सिद्दीकी ने भी अपने बयान में बताया कि उनकी जो जीती हुई सीट थी वह सीट भी उद्धव ठाकरे गुट को दे दी गई है। सीट शेयरिंग जो एमवीए है उसके अंदर ढंग से काम नहीं कर पा रहा, क्या यह भी एक कारण है? देखिए, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया कि जिस प्रकार से अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है, दूसरा जो सीट शेयरिंग के मुद्दे हैं, इसको लेकर के भी महाराष्ट्र में जो एक है वह कहीं ना कहीं गतिरोध जारी है और शिवसेना, एनसीपी और जो अन्य दल हैं, उनकी सभी दलों की आपसी सामंजस्य के अनुसार ही वहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब देखना और इसमें महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि जिसको ज्यादा सीट मिल रही है और ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दल है, वे चाहते हैं कि अपने कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनको उतारा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी आपसी सामंजस्य वहां पर नहीं बैठ पा रहा है। इसको लेकर के भी राजनीतिक दलों में आपसी गतिरोध बहुत चरम पर है। ठीक, जो राजनीतिक दल हैं उनमें मुख्यतः भाजपा की अगर बात की जाए तो विरोधी जो अभी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा उभरती है। दूसरी ओर कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो विरोध में इनके खिलाफ या जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को हरियाणा चुनाव के, क्या ये हरियाणा चुनाव का ही कारण है कि अब कम सीटों पर कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमने पूर्व में जितने भी जो परिणाम आए हैं और रिजल्ट आए हैं, उनको देख करके ही ट्रेंड्स और रुझान तय होते हैं। तो जब राजनीतिक दलों ने हरियाणा के और जो जम्मू कश्मीर के और एक अन्य राज्य में भी चुनाव हुआ, वहां के जब उन्होंने देखे और उसके जब परिणाम अपेक्षित उनको नहीं मिल पाए, अनुरूप नहीं मिल पाए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो वोट का पैटर्न है या जो सीट का पैटर्न है उसको किस टाइप से शेयरिंग की जाए और कितनी सीटों पे लड़ा जाए जिससे उनको जीत हासिल हो, इसको लेकर के लगातार चिंतन मनन गहन बैठक में आयोजित किया गया था। उसके अनुसार कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वह कम सीटों पर लड़ने को तैयार हो पाई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एएल जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बुधनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने लाव लश्कर के साथ नामांकन दर्ज कराया है। इस मौके पर जनसभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी जनता को संबोधित किया। बीजेपी नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है। बीडी शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2003 के पहले कांग्रेस सरकार में बुधनी विधानसभा बीमारू थी, कोई विकास नहीं था। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस की दोहरी चाल को जनता समझती है और दोहरे चेहरे को भी जानती है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुधनी की जनता उनकी ओर से किए गए विकास कार्य को अच्छे से समझती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, आदरणीय जिले के सम्मानित अध्यक्ष रवि मालवीय जी, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के युवा मोर्चे से लेकर के जिन्होंने महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र के अंदर किया है, ऐसे आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी,
हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे आदिवासी विकास विकास निगम के अध्यक्ष तहसील श्रीमती निर्मला भरेला जी, हमारे सीहोर के विधायक भाई सुरेश राय जी। यहाँ सीट का बच्चों हमेशा यहाँ पे आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश की पहचान अगर देश में बनी है तो हमारे अपने बुधनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का भरोसा भाजपा के परिवार की तरह मेरी अपनी ओर से रमाकांत जी को शुभकामना दी है और हम भाजपा का परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह जी, स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि यहाँ की तस्वीर और तकदीर अगर बदली है तो भाजपा। चलिए, खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए चंदर सिंह बागवान संवाददाता बुधनी से जुड़े हुए हैं। चंदर, जिस प्रकार से रमाकांत भार्गव ने पूरे लाव लश्कर के साथ शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दर्ज कराया है, कौन कौन से नेता इसमें शामिल हुए, साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन के बाद कितनी ताकत भाजपा की बढ़ी है? अनुभव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी बुधनी के भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव का जो नामांकन दाखिल हुआ, उसमें बड़े लाव लश्कर और जुलूस के साथ, जिसमें हजारों कार्यकर्ता और दर्जनों नेता शामिल हुए, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, सीहोर जिला प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर और सहित अनेकों विधायक और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सहित 2 दर्जन से अधिक नेता शामिल हुए, जो कि जिन्होंने की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और यह कहा कि 2003 से पहले पूरा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और 2003 के बाद से ही मध्य प्रदेश की कार्यकाल को, जो कि 2005 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बनने के बाद बुधनी का विकास हुआ। वहीं मोहन यादव ने कहा कि जो कांग्रेस है वो मध्यवादी की तरह है, जो कि चुनाव आता है, डमरू बजाती है, चुनाव के बाद गोल हो जाती है, कोई विकास नहीं होता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज जब मैं बुधनी उतरा तो मुझे यही पता नहीं चल रहा था कि बुधनी कहाँ है, क्योंकि चारों ओर विकास के बादल छाए हुए थे। जहाँ की जिस ट्राइडेंट में वो उतरे, वो कि एक बुधनी के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का कार्य बन चुका है, जिससे कि पूरे बुधनी के विकास का कार्य। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह कहा कि अभी 8 दिन पहले जब मैं नसुलंज के दौरे पर था तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कुछ कार्य छूट गए थे, मैंने उनको पूरा करने का वादा किया और अभी और जो भी रहेंगे उनको भी पूरा करूंगा। आज का जो जन समर्थन और जन समाह था, उससे ये लगता है कि रमाकांत भार्गव की जीत पक्की है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज इतने बड़े बड़े नेता वहां जो प्रचार हैं वो करने पहुंचे, लंबे समय से यह सीट केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रही है। क्या लगता है चंदर, इस सीट पर कितने बड़े दावेदार के तौर पर जो रमाकांत भार्गव हैं वह साबित होंगे, साथ ही साथ कितने बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो क्या है कि रमाकांत भार्गव जो प्रत्याशी पूर्व सांसद है, इसमें क्या है कि उनका कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये विरोध है कि 5 साल सांसद रहने के बावजूद जनता के बीच पहुंचे नहीं, दूसरे लोगों को, आम जनता के नेताओं पे जानते नहीं, इसी को लेकर। लेकिन उनके पीछे जो एक हाथ है वो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि जैसे कि पूर्व में भी जनता ने मेरा 20 साल से लगातार साथ दिया और मैं 20 साल तक लगातार जो भी चुनाव आए पूरे मध्य प्रदेश के दौरे पर रहा और जनता ने खुद मेरा चुनाव लड़ा, पिछला बार 1 लाख से ऊपर मुझे जिता है। उसी तरह अभी भी मैं झारखंड का प्रभारी हूँ, झारखंड दौरे पर रहूंगा, लेकिन यहाँ जो कि रमाकांत भार्गव का चुनाव मेरी जनता लड़ेगी और 1.5 लाख से ऊपर वोटों से विजय दिलाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जनता ने भी हाथ ऊंचे कर शपथ दिलाई। और ठीक,
बिल्कुल छिटपुट विरोध के बावजूद भी जो हाथ है वह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उनके साथ है और देखना होगा कितने बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया चंदर सिंह, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के रीवा में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के बाद महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा गहराने लगा है, जहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मामले में रेपिस्ट को फांसी पर लटकाकर उसका वीडियो वायरल करने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि घटनाएं रोकने के लिए गृह विभाग ने अब तक मीटिंग भी नहीं की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि महिलाओं के मामलों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और अपराध कम करने के लिए हर संभव प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहा है। माफ कीजिएगा, उनकी ओर से इन सभी आरोपों को निराधार बताया गया है। इसी के साथ ही वहीं रीवा जिले में हुई गैंगरेप की बेहद शर्मनाक घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आक्रोश जताया है। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ, इस तरह की बात भी जीतू पटवारी की ओर से कही गई है। सवाल यह है कि बीजेपी की सरकार चल कैसे रही। आज रीवा में एक पति को पेड़ से बांध दिया और पत्नी के साथ बलात्कार किया। ये मोहन यादव जी का जंगल राज है। प्रदेशवासियों, लगाम लगाओ। अगर बेटियों का सम्मान बचाना है तो बीजेपी पे लगाम लगाओ। ये विषय, ये अवसर बुधनी और विजयपुर के मतदाताओं को मिला है। मैं समझता हूँ जो घटना हुई रीवा में, उसका भारतवर्ष में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि एक पति को पेड़ से बांधा, उसी के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया। भयावता है। और मोहन यादव जी की सरकार का जो गृह विभाग है कोलैप्स हो गया। मतलब अब गृह विभाग बचा ही नहीं है, अब तो जंगल राज बचा है। उनको एक विभाग बनाना पड़ेगा, जंगल। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा, संवाददाता, भोपाल से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जीतू पटवारी और पीसी शर्मा की ओर से इस सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर जमकर विरोध जताया गया है, आक्रोश भी जताया है और गृह विभाग को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस हमलावर है और जीतू पटवारी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वह रीवा की घटना हो या अन्य जगह की घटना हो, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना होगा। और वहीं दूसरी ओर ये भी कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिला अपराध बढ़े हैं तो बीजेपी को सत्ता से हटाना होगा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ का अभियान करना होगा। पीसी शर्मा ने भी कहा कि गृह विभाग को इस पे एक्शन लेना चाहिए तथा जो अपराधी है फांसी में लटका करके और वीडियो वायरल करना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिल सके और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे अपराधियों को दी जानी चाहिए जो महिला अपराध में संलिप्त होते हैं। बिल्कुल कृष्णा, ऐसे अपराधों में, ऐसे नृशंस अपराधों में अपराधियों के अंदर डर जो व्याप्त है, डर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ताकि अपराधी ऐसे अपराध करने से पहले 2 बार सोचें और ना करें। बहुत शुक्रिया कृष्णा, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।